जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम संपूर्ण भारत की जलवायु के बारे में बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, भारतीय जलवायु मतलब किसी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं, जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, मानसून आदि के सम्मिलित रूप को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब सीधी भाषा में आप ये समझें, जैसे किसी स्थान की मतलब दीर्घकालिक बहुत समय से जो चली आ रही है उसको, उसमें जैसे तापमान, जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनमें जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, मानसून आदि के सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं। मतलब जहाँ की जैसे मानसून वगैरह है, मतलब तापमान कैसा है, वायुदाब कैसा है, वहाँ की वर्षा कैसी है, मतलब वर्षा को सभी के संयोग से जलवायु का निर्माण होता है। जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, मानसून आदि के सबके योग से किसका निर्माण होता है? जलवायु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। मतलब आप ये समझ, जैसे पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप समझेंगे भारत में उष्णकटिबंधीय, कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की भाग को, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जैसे ये कर्क रेखा है, ये ऊपर वाली कर्क रेखा है, नीचे की मकर रेखा है, तो इसके जो बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप अब इसको समझ गए कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारतीय जलवायु में दो मुख्य विशेषताएं हैं। मतलब जो भारत की जलवायु है उसमें दो विशेषताएं मुख्य तौर पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इसमें नंबर एक है उष्णकटिबंधीय और दूसरी है मानसूनी। मतलब दो विशेषताएं में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। चलो इनको समझते हैं। पहले हम उष्णकटिबंधीय को समझते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत एवं सबसे अधिक पड़ता है। मतलब जो विषुवत रेखा हमारी भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य का प्रकाश है, वो विषुवत प्रकाश वर्ष भर, मतलब जो पूरी साल जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अब आप समझे, जैसे जो उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री है वहाँ पे कर्क रेखा है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में वहाँ मकर रेखा है। जैसे ये पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री ये नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है, और ऊपर की तरफ ये कौन सी है? कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। सूर्य का लंबवत प्रकाश बर्फ पर इसी क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ता है। मतलब जो बीच का क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, उसी पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का यही भाग साल भर सबसे अधिक गर्म रहता है। मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वही पूरी साल अधिक गर्म रहता है, और यहीं पे इसी बीच में ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और आप ये भी समझ लीजिए, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो जो बीच वाला हिस्सा है इसमें ही उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्ष भर वर्षा रहती है और यहाँ सबसे अधिक धूप भी पड़ती है। और आप कह सकते हैं कि इसमें भी मतलब जो जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है। आगे समझें। कर्क रेखा मकर रेखा के बीचों बीच से होकर जाती है। मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। जो कर्क रेखा है
वो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। आप इसको ध्यान रखें कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अतः कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ने वाला भारतीय क्षेत्र, मतलब कर्क रेखा से जो दक्षिण में पड़ता है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। मतलब जैसे कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है, बीच से होकर, तो जो दक्षिण की साइड वाला, इधर वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। कैसा आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अब आगे समझें। मानसूनी जलवायु मतलब नीचे का, बीच से नीचे का जो भाग है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और मानसून, अब मानसून को समझते हैं हम। मानसून एक अरबी शब्द है, आप इस बात को ध्यान रखें। मानसून जो है वो कैसा है? एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन। मतलब जिसका अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन को हम मानसून कहते हैं। मतलब मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन को हम मानसून कहते हैं। भारत में दो तरह की मानसून हवाएं पाई जाती हैं। कैसी? भारत में दो तरह की मानसून हवाएं पाई जाती हैं। भारत में दो तरह की मानसून हवाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। अब इन दोनों को हम बारी बारीकी से समझेंगे। पहले समझते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून को, दक्षिण और पश्चिम मानसून को, जो इधर से यहाँ से प्रवेश करती हैं। जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती हैं उन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। मतलब जो हवाएं इधर से, इस साइड से, दक्षिण पश्चिम से जो, मतलब समझो केरल की साइड से जो जाती हैं उनको हम मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रभावित होती हैं जो हिंद महासागर के बहकर आती हैं। मतलब ये जो हवाएं हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं और जो हिंद महासागर से बहकर आती हैं। आप इसको समझें बारीकी से। भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा ही होती है। मतलब आप ये समझें कि इस मानसून के द्वारा ही, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा ही भारत में 90% वर्षा होती है। कितनी होती है? 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा करता है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसून वाला जलवायु वाला क्षेत्र है। मतलब इससे ये प्रभाव, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा करता है 90%, लगभग पूरे भारत पर करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये उष्णकटिबंधीय मानसून वाला क्षेत्र है। मतलब भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून वाला क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे देखो, भारत में शीत ऋतु में, अब उत्तरी पूर्वी मानसून को समझते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून, भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। मतलब जब सर्दी होती है तब इस वाले मानसून का प्रभाव होता है। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, ये ऐसे उत्तरी पूर्वी, मतलब ये होगा जाके उत्तरी और पूर्वी से, इधर से, इस साइड से ये प्रभाव होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती। मतलब जो उत्तरी पूर्वी जो हवाएं हैं वो अक्सर करके अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती। भारत में इनकी बारिश कम होती है। जैसे तमिलनाडु क्षेत्र में देखा गया है कि थोड़ा बहुत तमिलनाडु क्षेत्र में ये बारिश करता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, मतलब ये यहाँ से प्रभावित होती हैं लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में भी प्रभावित होती हैं। मतलब ऐसी प्रभावित होती हैं, ऐसी यहाँ से ऐसी प्रभावित होती हैं, उसमें पर्याप्त नमी आ जाती है। मतलब इधर से जो प्रभावित होती है उसमें नमी ज़्यादा आ जाती है हवाओं में। हवा पूरी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु तट के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। मतलब ये टकराकर ये कोरोमंडल तट से कहते हैं, इस कोरोमंडल तट पर ये वर्षा करती हैं। मतलब जो पूर्वी घाट के पर्वतों से टकराकर, जो पूर्वी घाट है उनके पर्वतों से टकराकर ये तमिलनाडु के तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। वर्षा के दो क्षेत्र हैं, मतलब शीत ऋतु में भी भारत में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी राज्य में और दूसरा कोरोमंडल तट पर। मतलब एक इधर की साइड में मैदानी क्षेत्र में और एक ये कोरोमंडल तट पर, दो साइड हैं। जो
उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा बारिश होती है। अब वर्षा को हम समझेंगे, मतलब दो तरह से वर्षा को समझेंगे। भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। मतलब आप समझ सकते, भारत में वर्षा कब होती है? दो ऋतुओं में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, मतलब सर्दी में और गर्मी में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। मतलब जो 1 जून से शुरू होकर गर्मियों की वर्षा वो 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। मतलब ये बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। जो गर्मियों में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे भारत में 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है। आगे समझें। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाओं से होती है। मतलब जो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता युक्त जो हवाएं हैं उनसे वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। मतलब 1 जून को जो पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। मतलब शुरुआत केरल से ही वर्षा की होती है और जो मानसून है हमारा वो केरल से ही प्रवेश करता है। इसके बाद क्रमशः 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, अर्थात 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली तक पहुंच जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन ये कोरोमंडल तट, आंध्र तट मतलब कोरोमंडल तट पे और आंध्र तट पे और उड़ीसा के तट पर वर्षा नहीं कर पाता है। मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून इधर से जो हवाएं हैं, जो मानसून आता है वो पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट और उड़ीसा के क्षेत्रों में, यहीं पे उड़ीसा है, उड़ीसा के क्षेत्रों में ये वर्षा नहीं कर पाता है और पूरे भारत में ये वर्षा करता है। अब शीत ऋतु को समझते हैं। शीत ऋतु को भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 सितंबर से प्रारंभ होती है। मतलब जो वर्षा है 20 दिसंबर से प्रारंभ होती है। जो शीतकाल में वर्षा होती है वो 20 दिसंबर से प्रारंभ होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। मतलब जो भारत में वर्षा सर्दियों में होती है वो 2 तरह की हवाओं से होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ से और दूसरे उत्तर पूर्वी मानसून से। मतलब पहली पश्चिमी विक्षोभ से और दूसरी उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को तो हम समझ सके, आगे पढ़ चुके हैं। हम पश्चिमी विक्षोभ को इसमें और पढ़ लेते हैं। देखो, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पश्चिम से आता है विक्षोभ, ये भारत में घुसता है, इसको हम क्या कहते, मतलब ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। कैसा है? शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से होता है। मतलब इसका जो निर्माण है, जिसका जन्म है, वो कहाँ से होता है? भूमध्य सागर के ऊपर से। यहाँ पे भूमध्य सागर है, इसके ऊपर से इसका निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे और देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ को ही। लगभग हम अंतिम वीडियो के अंतिम छोर पे पहुँच रहे हैं। भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात ये हवाएं पूरब की ओर बहती हैं। मतलब ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर ये पूरब की साइड बहती हैं, पूरब की साइड ऐसी बहती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये हवाएं चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। मतलब ये होते हुए ऊपर से भारत में पूर्व की ओर से प्रवाहित होते हुए हवाएं चक्रवात के रूप में भारत में चक्रवात की तरह प्रवेश करती हैं, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मतलब आप ये समझें, पश्चिमी विक्षोभ में हवाएं भूमध्य सागर से बन के भारत में उत्तरी पूर्वी एरिया से, मतलब पूरब की उत्तरी पश्चिमी से, उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम इधर ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम से ये अंदर भारत में प्रवेश करती हैं, तो इसी को ही हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। किस में करता है? पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। मतलब उसी ऊपरी साइड करता है, वहीं ऊपरी साइड ये वर्षा करता है, पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। आगे,
पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है। ये वर्षा कैसी होती है? हिमपात के रूप, मतलब बर्फ़ के रूप में अधिकतर होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है। इधर के ऊपरी साइड में, इसमें इतने में होती है, सिर्फ ऊपर इतने साइड में। जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जल बूंदों के रूप में होती है। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये बूंदों के रूप में होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ के रूप में होती है, हिमपात के रूप में या बर्फ़ के रूप में होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यही आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और हमें बताएं कि इसमें और क्या कमी है। उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।